नमस्ते। हमारे आज के कार्यक्रम में प्रोफेसर अरुण कुमार साहब हैं और प्रोफेसर साहब को मैंने बजट वाले दिन इसलिए नहीं तंग किया कि उस दिन बहुत व्यस्तता रहती है प्रोफेसर साहब की। प्रोफेसर साहब, पहली चीज़ तो जो पहला प्रश्न है, वो आपसे टेक अवे क्या है? इस बजट का टेक अवे क्या है? क्योंकि जब मैं मेरे चश्मे का नंबर से जब मैं इसको देखता हूँ, तो बजट में कोई समाधान तो मुझे नहीं मिला है और जो हमारी बेसिक जो चैलेंजेज़ हैं, जो हमारी समस्याएँ हैं, उसकी स्वीकृति भी नहीं है। मतलब एटलीस्ट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग कि हमारे सामने ये समस्या खड़ी है, इस तरह का मुझे लगा। तो पहला तो मैं एक आपसे ब्रीफ रिव्यू, आपने एक वायर का बड़ा आर्टिकल आपका आया। आप ओवरऑल इस बजट का एक वो दे दीजिए, फिर मेरे छोटे-छोटे 2-4 प्रश्न हैं, वो ज़रा मैं आपसे समझ लूँगा। प्रोफेसर साहब। तो देखिए, बजट जो होता है ना, उसके दो चीजें होती हैं। एक तो पार्ट ए होता है स्पीच का। वो एक ऑप्टिक्स होता है कि हमने क्या किया और हम क्या करेंगे, है ना। सारी अच्छी अच्छी चीजें गिनाई जाती हैं। तो पार्ट ए एक होता है। पार्ट बी होता है जहाँ पे कि लेखा जोखा होता है, यानी कितना टैक्स आएगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितना डेफिसिट होगा। तो बजट का तो असली मकसद वही होता है, क्योंकि पॉलिसी तो आप कभी भी अनाउंस कर सकते हैं। और पॉलिसी सिर्फ मतलब अनाउंस कर देने का मतलब ये नहीं कि वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी। वो तो एक इंटेंशन है। तो जैसे कि हमने देखा, प्रेसिडेंट ने भी अपनी स्पीच में सब गिनाया कि सब कुछ अच्छा है। मतलब 10 साल का लेखा जोखा दिया कि क्या क्या अचीव किया सरकार ने। और निर्मला सीतारमन जी ने भी यही किया। तो वो तो इलेक्शन की तरफ उनकी नज़र थी कि इलेक्शन आ रहे हैं, तो अब बताना है कि हमने कितना अच्छा किया है और हम कितना अच्छा कर रहे हैं और आगे अच्छा करते रहेंगे। एक मतलब उम्मीद कि हम जी। 2030 तक $60 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। मतलब $5 ट्रिलियन तो हमने किया नहीं 2024 तक, पर 2027 तक हो जाए। पर अब वो $5 ट्रिलियन की जगह अब वो 60 ट्रिलियन 2030 तक करेंगे। और 2047 तक हम एक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे और एक हम विकसित देश बन जाएंगे। तो सवाल ये कि इस बजट में उस दिशा में क्या काम हुआ। उस दिशा में करने के लिए अगर आपको $60 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है 6 साल के अंदर, तो आपको करीब करीब अपनी आमदनी दुगनी करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि करीब 10% की रफ्तार से अर्थव्यवस्था को बढ़ना पड़ेगा। पर अगर हम पिछले 10 साल का लेखा जोखा देखें, तो अर्थव्यवस्था तो एवरेज में करीब 6% के आसपास ही बढ़ी है। अगर पैंडेमिक को निकाल भी दिया जाए तो भी करीब करीब 6% की रफ्तार से बढ़ी है। तो इसमें अगर हमें 10% तक जाना है, तो फिर हमें कोई नई चीजें करनी पड़ेंगी। उसी तरह अगर 2047 तक हमको $30 ट्रिलियन पहुंचना है, तो कम से कम 10.5% का रियल ग्रोथ होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, नॉमिनल ग्रोथ हो जाएगा, है ना, कि मतलब नॉमिनल उसमें। पर नॉमिनल का मतलब है कि फिर हमारा इन्फ्लेशन तेज रहेगा। इन्फ्लेशन तेज रहेगा तो डॉलर गिर जाएगा। तो वो जो $30 ट्रिलियन या $60 ट्रिलियन वो और ज्यादा रुपए के टर्म में बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम रियल टर्म्स में अगर देखें, तो रियल टर्म में ना तो हम $60 ट्रिलियन पहुंचेंगे और न $30 ट्रिलियन पहुंचेंगे आज की परिस्थिति में। वजह उसकी यह है कि आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें डिमांड की कमी है। और डिमांड की कमी क्यों है? क्योंकि जो हमारा 94% असंगठित क्षेत्र में है, उसके पास परचेजिंग पावर कम है। उसकी आमदनी रियल टर्म में बढ़ नहीं रही है, क्योंकि एक तरफ तो इन्फ्लेशन है और दूसरी तरफ बेरोजगारी है। तो ये बजट को एक समाधान निकालना चाहिए था बेरोजगारी का और हमारे जो इन्फ्लेशन के कंट्रोल का, और खासकर महिलाओं के लिए और खासकर हमारे जो नौजवान हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा था कि उनकी तो 4 कास्ट है जिसकी तरफ वो ध्यान देंगे। एक तो गरीबी हटाने की, एक किसानों को मदद करने की, एक महिलाओं को और एक यूथ को। तो ये इस बजट में दिखना चाहिए था, क्योंकि हम तो अब राम राज्य के उसमें आ गए हैं। तो राम राज्य में तो हमें जो मतलब एक जस्टिस देना है सबको। और जब प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा कि इन चारों की हालत खराब है, तो उनको जस्टिस मिलना चाहिए था। उसके मतलब है कि प्रावधान इन चीजों के लिए ज्यादा करना था। तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी से ही जुड़ी हुई है गरीबी। क्योंकि अगर आप बेरोजगार हैं तो घर में आमदनी नहीं आ रही है, तो आप जो आपको रोजमर्रा की चीजें वो आप नहीं खरीद सकते हैं। और अगर राम राज्य लाना है तो भी हमें गरीबी हटानी है, रोजगार देना है, और फिर हमें शिक्षा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो अगर इन पैमानों पे अगर हम देखें कि हमने क्या किया गरीबी का, बेरोजगारी का, महिलाओं के लिए और जो नौजवानों के लिए, तो वहां पे उम्मीद हमें नहीं दिखती। क्योंकि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तो मैक्रो में आप बढ़ाएं,
तो दूसरा सेक्टरल आप बढ़ाएं। तो अगर मैक्रो में देखें तो ये जो बजट है ये सिर्फ पिछले साल के कंपैरिजन में सिर्फ 6% ज्यादा है, यानी कि इन्फ्लेशन से जरा ही ज्यादा है। तो यानी कि इसमें कोई ऐसा भारी वो नहीं है कि हम बहुत ज्यादा कुछ आगे अर्थव्यवस्था को मैक्रो में बढ़ाएंगे, डिमांड को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ इसमें हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को काफी रखा है, वो पिछले 2 सालों से बढ़ाया जा रहा है। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर से रोजगार नहीं पैदा होता अगर वो लेबर इंटेंसिव एरियाज में नहीं जा रहा। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये ज्यादातर कैपिटल इंटेंसिव एरिया में जा रहा है। तो कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है कि आप सड़क बना रहे हैं, आप रेल बना रहे हैं, लेकिन वो बहुत मैकेनाइज्ड हो गया है। पहले सड़क जब बनती थी तो उसपे सैकड़ों लोग काम करते दिखते थे। अब बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, बुलडोजर्स, क्रेन्स, इनसे काम होता है, 10 लोग काम करते दिखते हैं। तो ये जो रेलवे फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे कॉरिडोर, हाईवे बनाना, पावर सेक्टर, इन सब पे जो एक्स्ट्रा स्पेंड किया जा रहा है, तो उससे रोजगार पैदा नहीं होगा। वो तो सारा संग्रही क्षेत्र का ही है, और संग्रही क्षेत्र इतना ऑटोमेटेड और मैकेनाइज हो रहा है कि वहां रोजगार पैदा नहीं होगा। तो किन क्षेत्रों में रोजगार पैदा हो सकता था? एक तो कृषि है, रूरल डेवलपमेंट है, फिर शिक्षा है, स्वास्थ्य है। इन सब चीजों पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी। अब अगर आप बजट का खोल के देखें तो वहां पे जो एक्सपेंडिचर ऑन मेजर आइटम्स हैं उसमें आपको दिख जाएगा कि जैसे एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में पिछले बार 1.44 लाख करोड़ रुपया दिया गया था, लेकिन वो पूरा खर्च नहीं हुआ। वो 1.4 लाख खर्च हुआ, है ना। तो मतलब सॉरी, 1.40 लाख हुआ 1.44 की जगह, जी जी तो जी। कम रह गया। और अभी जो उन्होंने बढ़ा के दिया है वो करीब करीब उतना ही है, 1.6 लाख करोड़, यानी कि इन्फ्लेशन का भी वो कवर नहीं करता है, तो यानी कि रियल टर्म में गिर जाएगा। उसी तरह शिक्षा है, उसी तरह स्वास्थ्य है, जितना उन्होंने कहा था खर्च करेंगे उतना खर्च नहीं किया, और अब जो कह रहे हैं खर्च करेंगे वो कोई जो इन्फ्लेशन से एडजस्टेड कोई ज्यादा नहीं है। उसी तरह और जो सारी स्कीम्स हैं, जैसे रूरल डेवलपमेंट है ना, उसमें भी आपने जितना कहा था बस उतना ही खर्च किया है। फिर आपका जैसे कि सोशल वेलफेयर है, उसमें आपने कम खर्च किया, और जितना आपने अगले साल के लिए अलॉट किया वो उतना ही है करीब करीब, तो इन्फ्लेशन के टर्म जो कम हो जाएगा। तो कुल मिला के जहां पे खर्च करके रोजगार बढ़ाना चाहिए था, जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, एजुकेशन है, हेल्थ है, फिर आपका रूरल एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज है, इन सब पे खर्चा इनको तेजी से बढ़ाना चाहिए था। वो कहीं दिख नहीं रहा। तो इसलिए रोजगार ज्यादा पैदा हो इसकी तरफ नहीं जा रहे। इसका मतलब है कि यूथ को रोजगार नहीं मिलेगा, महिलाओं को रोजगार अतिरिक्त नहीं मिलेगा। तो आपने स्कीम तो अनाउंस कर दी कि हम यूथ के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, पर जहां पे आपको खर्च करके बढ़ाना चाहिए था बजट को, वो नहीं किया। तो मैक्रो लेवल पे भी परेशानी है और सेक्टरल लेवल पे भी परेशानी है, और ओवरऑल स्ट्रैटेजी है कि हम कैपिटल इंटेंसिव को बढ़ाएंगे, और उस कैपिटल इंटेंसिव को बढ़ाएंगे तो ज्यादातर खर्चा वहां जा रहा है और उसमें रोजगार पैदा नहीं होगा। और जहां पे खर्चा जो करना चाहिए था रोजगार पैदा करने के लिए, वहां पे आप कट कर देते हैं या उसको नहीं करते। जैसे कि खबर आई थी कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने 1 लाख करोड़ रुपए वापस कर दिया था पिछले सालों में, क्योंकि वो खर्च नहीं कर पाए थे। तो इसका मतलब है कि हमारी प्रायोरिटी जो चेंज नहीं हुई, जबकि रामराज का मतलब है कि हमारी प्रायोरिटी बदलनी है। क्योंकि जो डेवलप जो है सेक्टर, जो बिजनेस सेक्टर है, वो तो अपना कर लेगा, लेकिन जो लोग गरीब हैं, जिनके पास कैपिटल नहीं है, वो नहीं कर सकते। वहां पे मदद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जी, जी, जी। मैं प्रोफ़ेसर साहब 1-2 चीज़ें दर्शकों के साथ कर दूँ जो आपने जिसका नाम लिया। दर्शकों को मैं बता दूँ कि जो जो एग्रीकल्चर जिसके लिए कंसर्न है प्रोफ़ेसर अरुण, उसपे 2024 के बजट जो खत्म हो रहा है इसमें, उसपे प्रावधान किया गया था कि 1,44,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। अभी जो आ रहा है एस्टिमेट उसके हिसाब से 1,40,000 करोड़ रुपया खर्च करना है, जो कंसर्न है प्रोफ़ेसर साहब का। जो प्रोसेस आपका कंसर्न है एजुकेशन के बारे में, कहा गया था कि 1,16,000 रुपए करोड़ का प्रावधान था 2024 में। हम उसको खर्च किए 1,08,000। हेल्थ का जो कंसर्न है 88,000 था, 88,000 उसको किए 79,000 उससे। वो कॉज ऑफ कंसर्न है। मैं इसलिए मैंने प्रोफेसर साहब ये कर दिया कि लोगों को ये फिगर भी जरा समझ में रहे। मैं जरा प्रोफेसर साहब 1-2 चीजें आपसे और समझ लो। ये एक बहुत रोज नेक्स्ट डे पेपर ने कैरी किया कि फिजिकल डेफिसिट की तरफ सरकार 5.1 कर देगी ये, लेकिन वो तो 4.8 पे इन्होंने 2004 में 14 में पकड़ा था। आज फिजिकल डेफिसिट 5.8 ले आए हैं।
इसके रिपरकशंस क्या हैं, ये हमारे जरा दर्शकों को बता दीजिए। और ये सरकार क्यों इतना फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाती जा रही है और ये खतरे की घंटी है? थोड़ा प्रोफेसर साहब इसको अगर आप हमारे दर्शकों को समझा दें। देखिए, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि आपका एक्सपेंडिचर जो है, जो आपका खर्च है और जो आपका आमदनी है, उसके बीच का जो फ़र्क है। तो उस फ़र्क को आप जो कवर करते हैं बोरो करके, है ना? उधार लेके। तो दुनिया में सारे बिज़नेस हैं, वो उधार पे चलते हैं। वो वर्किंग कैपिटल उनको चाहिए होता है, उनको जो अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए होता है। तो अगर आप उधार लेके चला रहे हैं और उस पे आपका रिटर्न आ रहा है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आप जो है उधार ले रहे हैं, उसको खाने-पीने का कर ले रहे हैं, उससे कोई जो आपके आगे आमदनी नहीं बढ़ने वाली, तो उसमें परेशानी है। तो फिस्कल डेफिसिट तब परेशानी का जो दौर बनता है, जबकि आप उसमें जो बोरो कर रहे हैं, जो उसका इंटरेस्ट है, वो इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि वो आपके बजट को एग्ज़ॉस्ट कर रहा है। तो हमारे यहाँ हुआ ये है कि 1980 के बाद से हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होना शुरू हुआ। यानी कि जो आज के करंट खर्चे हैं, उसके लिए हम उधार ले रहे हैं। तो अगर आज के करंट खर्चे के लिए उधार ले रहे हैं, तो फिर उस पे आमदनी नहीं होगी। जैसे कि कोई बॉन्डेड लेबरर कहते हैं, बॉन्डेड लेबरर के पास बेचारे के पास खाने-पीने के पैसे नहीं होते, उधार लेके खा पी जाता है, तो उसकी आमदनी नहीं बढ़ती, तो अगले साल उसको और ज़्यादा ऋण लेना पड़ता है। तो उसको बोलते हैं डेट ट्रैप। तो फिस्कल डेफिसिट तब परेशानी का होता है, जबकि आपकी आमदनी उतनी नहीं बढ़ रही, जितना कि इंटरेस्ट को कवर करने का। तो अभी हमारे बजट में जो इंटरेस्ट जो बर्डन है, वो सबसे बड़ा एक वो आइटम बन गया है, कि मतलब हम एक हाथ से बोरो कर रहे हैं और दूसरे हाथ से उसको रीपे कर दे रहे हैं। तो वो एक परेशानी का दौर है। लेकिन आज की जो अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे कि डिमांड की कमी है, मैं ये नहीं कह रहा कि डिमांड नहीं है, डिमांड तो हरदम होती है। जी, डिमांड की कमी मतलब जितनी डिमांड बढ़नी चाहिए, उतनी नहीं बढ़ रही। इसीलिए हमारी इंडस्ट्री जो प्राइवेट सेक्टर वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा। प्राइवेट सेक्टर जब इन्वेस्ट कम करेगा, तो रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाएगा। तो ये एक विशेष साइकिल में फँस जाते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट का एक रोल होता है कि वो क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो जो मतलब डिमांड जनरेट कर रहा है। तो जैसे कि देखा गया पैंडेमिक के दौरान जब अर्थव्यवस्था सारी दुनिया में अर्थव्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई, तो सबने फिस्कल डेफिसिट बढ़ाया। डेफिसिट बढ़ा के उन्होंने मार्केट में डिमांड की और नहीं तो अर्थव्यवस्था डिप्रेशन में चली जाती, अगर ये नहीं किया जाता। यही देखा गया था 2007, 8, 9 में कि उस समय भी जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो सबने अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ाया। तो मेरा मानना है फिस्कल डेफिसिट अपने आप में परेशानी नहीं है। फिस्कल डेफिसिट तब परेशानी में आता है जब उसको आप जो बोरो कर रहे हैं वो करंट एक्सपेंडिचर में ले रहे हैं, ना कि वो कैपिटल आइटम वगैरह में डेवलपमेंट के वगैरह। तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना एक तरह से जो कंजर्वेटिव इकोनॉमिस्ट हैं, जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, जो मॉनेटरिस्ट हैं, वो कहते हैं फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। वो फिस्कल डेफिसिट नहीं होने का मतलब है कि आप जो सरकार का रोल लिमिट कर रहे हैं। सरकार का रोल की मतलब शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इन सब पे। तो आपने देखा यूरोप वगैरह में पहले पब्लिक सेक्टर बहुत एक्टिव था, हेल्थ सेक्टर में, बाकी सब में। वहां पे क्योंकि रिसोर्सेज की कमी हुई और डेफिसिट को कंट्रोल करना है, तो वो परेशानी जब हो गई। तो मेरा मानना है कि फिस्कल डेफिसिट अगर जो आम आदमी की जरूरत है कि उसको जो खाना पीना मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, रोजगार, तो वो फिस्कल डेफिसिट बुरा नहीं है। फिस्कल डेफिसिट तब बुरा होता है जबकि आप उस पे जो इंटरेस्ट नहीं कमा पाते हैं और जो लॉन्ग टर्म में उस पे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं बढ़ती है। तो अगर जी, 5.1 है या 5.8 है, उससे मेरा मानना है कि इतना फर्क नहीं पड़ता। ये तो कंजर्वेटिव इकोनॉमिस्ट है, वो कहते हैं कि ग्लाइड पाथ क्या है, कि आप कब 4% पे आ जाएंगे। मेरा मानना है कि 4% इतना जरूरी नहीं जितना कि जो गरीब आदमी है उसकी जरूरतों के लिए आपके जो पैसा आप जो पूरा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर उनकी ज़रूरतों के लिए चाहिए पैसा, तो आप ज़रूर डेफ़िसिट बढ़ा के भी दीजिए। और ख़ासकर अगर आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, रोज़गार में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, तो उसके लिए अगर आप जो डेफ़िसिट कर रहे हैं, तो वो बुरा नहीं है। तो इसलिए जी, डेफ़िसिट कब बुरा है, कब सही नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। और जी, इंडस्ट्री के लिए भी डेफ़िसिट, बल्कि इंडस्ट्री खुद ही कह रही है कि आप ज़्यादा स्पेंड करिए तो डिमांड होगी। तो जब अगर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ टैक्स कम ले रहे हैं, तो फिर तो अपने आप डेफ़िसिट बढ़ेगा। और जो ट्रिक प्ले की जाती है कि बजट में दिखा दिया जाता है कि हमारा डेफिसिट कम हो जाएगा, हमारा रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ेगा, हमारा एक्सपेंडिचर इतना बढ़ेगा। तो दोनों तरह से वाहवाही लूट ली कि एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिखा दिया और डेफिसिट भी कम दिखा दिया। और बाद में क्या करेंगे कि उसमें एक्सपेंडिचर काट देंगे। जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि एग्रीकल्चर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इनको सॉफ्ट सेक्टर्स मानते हैं, इन पे एक्सपेंडिचर काट देते हैं। जी, जी, जी। मैं प्रोफ़ेसर साहब एक और चीज़ है, वो आप ज़रा मुझे समझाइए। जो इस बार का बजट है उससे मैंने जो
जो समझा और मैंने पेपर से पढ़ा, 3 इम्पोर्टेंट सेक्टर्स में उन्होंने एक्सपेंडिचर को कम किया है पिछले बजट के मुकाबले। और इन्फ्लेशन को अगर ले लें तो वो तो और कम हो जाए। मैं एग्ज़ैक्ट टर्म्स की बात करूँ। डिफेंस में उन्होंने कम किया है, फूड में कम किया और फर्टिलाइज़र सब्सिडी, ये सब में उन्होंने 2024 के मुकाबले 2025 को जो पेश किया है, इसमें उन्होंने एक्सपेंडिचर को पिछले साल के मुकाबले कम किया है। और इन्फ्लेशन का अगर बात कर लें तो वो तो और कम हो जाएगा। मैं थोड़ा इस पे आपसे समझना चाह रहा हूँ, डिफेंस को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? फूड और फर्टिलाइज़र सब्सिडी को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? मैं थोड़ा इस पे भी आपसे समझना चाहूँगा। देखिए जो खाने-पीने की वस्तु है, फूड जो सब्सिडी है, वो तो इसलिए कम हो रही है क्योंकि जो पैंडेमिक के दौरान हम लोग 10 किलो राशन दे रहे थे प्रति व्यक्ति, गरीबों को। 5 किलो राइट टू फूड में दे रहे थे, 5 किलो जो है ये पैंडेमिक की वजह से दे रहे थे। तो अभी क्या किया है कि वो 10 किलो से 5 किलो कर दिया है। तो अब पहले 10 किलो पे आपको सब्सिडी देनी पड़ रही थी, अब 5 किलो पे आप सब्सिडी दे रहे हैं। तो अब पहले मतलब आप जो राइट टू फूड वाला था वो 2 रुपए 3 रुपए वाला दे रहे थे, अब उसको मुफ्त कर दिया है। तो सब्सिडी तो अपने आप कम हो जाएगी जब आप 10 किलो की जगह 5 किलो देंगे। तो जो गरीब परिवार हैं जिनको कि 13 किलो प्रति व्यक्ति की खपत की जो ज़रूरत है, तो उनको पहले 3 किलो बाज़ार से लेना पड़ता था, अब उनको 8 किलो लेना पड़ेगा। और जो दाम है खाने-पीने की वस्तुओं के, वो सब ज़्यादा बढ़े हैं, गेहूँ के, चावल के, इन सब के। तो गरीब आदमी के परिवार के ऊपर बर्डन ज़्यादा बढ़ गया है। पर सरकार वो कोशिश कर रही है, इसी तरह से डेफ़िसिट को कम किया जाता है कि सब्सिडी को काट दो, ये जो एसेंशियल आइटम्स हैं, इनको काट दो। फर्टिलाइज़र की सब्सिडी के पीछे वजह ये है कि यूक्रेन युद्ध के बाद फर्टिलाइज़र के दाम बहुत तेज़ हो गए थे। अब वो दाम उतने तेज़ नहीं हैं। लेकिन अभी भी हो सकता है कि जो आज प्रावधान रखा है, जैसे पिछले साल भी प्रावधान रखा था, उससे ज़्यादा खर्च करना पड़ा। अभी भी मुझे लगता है कि प्रावधान ऐसा है कि वो उसको मुझे लगता है कि ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो फर्टिलाइज़र सब्सिडी बाद में चल के हो सकता है और बढ़ जाए। और जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है, डिफेंस के एक्सपेंडिचर में बहुत सारा कैपिटल आइटम, आपको आर्म्स, एम्यूनेशन वगैरह खरीदना, खासकर चाइना के साथ जो एक परेशानी चल रही है, तो उसके चलते हुए आपको उसमें और बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन वो जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, वो कम है क्योंकि जब तक आप डिफेंस के ऑर्डर वगैरह प्लेस करते हैं, उसमें समय लगता है। तो एक जो ट्रिक अभी प्ले की जा रही है, वो कह रहे हैं कि जी हमने इतने सारे एयरक्राफ्ट ऑर्डर कर दिए। तो उसको कैपिटल आइटम मान लेते हैं कि वो तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो सिर्फ डिसीजन टू इन्वेस्ट है। डिसीजन टू इन्वेस्ट को हम इन्वेस्टमेंट नहीं मान सकते। तो ये सब जगह ट्रिक प्ले की जाती है कि अगर जैसे कि आपने वो एक मेला किया, हाँ, उसमें बहुत सारे लोग बिजनेसमैन को इनवाइट किया, यूपी में, गुजरात में, आंध्रा में, सब जगह। और वहां पे आके लोग कहते हैं कि हम इतने लाख करोड़ रुपए खर्च कर देंगे। वो इतने लाख रुपए खर्च कर देंगे सिर्फ इंटेंशन है, वो एक्चुअली में करेंगे या नहीं करेंगे वो एक अलग चीज है। तो हमारे जो डेटा आता है इन्वेस्टमेंट वाला, उसमें भी हम इंटेंशन को मान लेते हैं, जबकि इंटेंशन नहीं है। तो इसीलिए डिफेंस एक्सपेंडिचर में भी हम ये मान लेते हैं कि हम ये प्रोक्योर करेंगे, हम ये लेंगे। अंत में देखा जाता है कि वो आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उतने जो आर्म्स प्रोक्योर नहीं हो रहे, उतना करप्शन का जो है, तो चीज़ों में मतलब 7 साल 8 साल लग जाता है किसी चीज़ को प्रोक्योर करने में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से हमारा जो डिफेंस बजट है वो भी जो इतना नहीं बढ़ पाता। हालांकि ज़रूरत है, बहुत सारे जो युद्ध वगैरह की तैयारी, चीन के साथ परेशानी, पाकिस्तान के साथ, लेकिन इसका जो असर होता है वो डिफेंस जितना आप बढ़ाएंगे तो उतना बाकी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। और दुनिया में इस समय जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत फायदा उठा रहा है गाजा के युद्ध से, यूक्रेन के युद्ध से, कि उसका प्रोडक्शन दिन दूना रात चौगुना हो रहा है और उससे उनका प्रॉफिट जबरदस्त बन रहा है। तो अभी जैसे अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ये है कि वहां पे मतलब एम्प्लॉयमेंट बेतहाशा है और उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया। क्यों? क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खूब सारा वॉर मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है यूक्रेन और गाजा युद्ध की वगैरह की वजह से। तो इसलिए मेरा मानना है कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर तो अगर हमारा कम ही रहे और वो हम डेवलपमेंट की तरफ डाइवर्ट कर ले, तो मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं चलते-चलते एक अंतिम चीज़, इस उसमें कई नए-नए टर्म्स आए और वो टर्म्स वो जार्गन थे, क्या थे नहीं। जैसे एक उन्होंने कहा ये ब्लू इकोनॉमी, वो जो मरीन की बात किया, ब्लू इकोनॉमी की बात किया। पानी, हाँ, पानी, ब्लू फिर मतलब पानी। फिर वो एफडीआई की बात किया कि फाइनेंशियली डेवलप्ड इंडिया। फिर एक उन्होंने और कहा जो मुझे अजीब सा, उन्होंने कहा कि अब हम लोगों का ध्यान
विक विकसित भारत का रोड मैप बताएँगे व्हिच विल बी इंक्लूसिव। तो क्या पिछले 75 साल में हम लोग कौन-सा रोड मैप बना रहे थे? मतलब क्या वो विकसित भारत के लिए नहीं था? वो इंक्लूसिव नहीं था? ये क्या कहना चाह रहे थे? ये केवल भाषणबाजी थी या इसमें कुछ कंटेंट भी था? क्योंकि उन्होंने प्रेमानंद जी का नाम लिया जो स्पोर्ट्स वाला है। उस प्रेमानंद जी का अदर देन दिस कि वो तमिलनाडु से था, बाकी इनका क्या कंट्रीब्यूशन है या सरकार का उसको वहाँ तक पहुँचाने में, जो वो चेस के वर्ल्ड चैंपियनशिप तक जीत के जी हाँ। पहुँचा था? मैं थोड़ा ये अंतिम प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये आम आदमी को समझ में बहुत नहीं आया है कि आप इस तरह के टर्म्स यूज़ किए हैं। देखिए, बजट में नॉन ट्रांसपेरेंसी बहुत होती है। बजट में आंकड़े कुछ होते हैं, रियलिटी कुछ होती है। वो लोक लुभावन बजट बनाते हैं हर फाइनेंस मिनिस्टर, और अब तो और ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि राम राज की तरफ हम नहीं जा रहे, क्योंकि राम राज का मतलब है एक तो जस्टिस और दूसरा सच बोलना। तो सच बोलना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी जो है क्रेडिबिलिटी होती है, तभी जनता का विश्वास होता है। और आप देखें तो जनता का विश्वास हमारे पॉलिटिशियंस में हट गया है। इसीलिए सारी पार्टीज कुछ ना कुछ दे ऑफर करती रहती हैं। मतलब हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, शिक्षा बढ़ाएं, स्वास्थ्य बढ़ाएं, उसकी जगह हम हाथ में देते हैं। उनको एक तरह से, आम आदमी को एक तरह से भिखारी बना रहे हैं। उनकी जो डिग्निटी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, उससे उससे उनका एलिनेशन होता है। तो उससे जब एलिनेशन होता है और डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज होती है, तो फिर जो सरकार नीति करना चाहती है वो नीति कर नहीं पाती है। और उसके लिए फिर हमको जिंगोइज्म इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके लिए हमको रिलीजन का इस्तेमाल करना पड़ता है कि हम आस्था की बात करें, हम जो रिलीजियस मतलब जो लड़ाइयाँ हैं उसको आगे बढ़ाएं, जिससे कि लोग हमारी तरफ आकर्षित हों। तो जब जो करना चाहिए वो नहीं हम करते हैं, तो ये सारी जो गड़बड़ियाँ सामने आती हैं। तो इसीलिए जो आपने कहा कि ये मतलब जो बजट है वो नॉन ट्रांसपेरेंट है, जो प्रॉमिस किया जा रहा है वो है नहीं। और विकसित देश का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपकी आमदनी बढ़ जाए, क्योंकि आमदनी तो हो सकता है ऊपर वाले की बढ़ती जा रही है जैसे, और नीचे वाला जो है पिसता जा रहा है। जी, तो नीचे जी, के जो 50% है उनकी आमदनी तो जब को बढ़ नहीं रही, और जो ऊपर के जब 2% है उनकी बेतहाशा जो आमदनी भी बढ़ रही है, उनकी वेल्थ भी बढ़ रही है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर वो बढ़ रहा है, माइक्रो सेक्टर पिस रहा है। किसानी में वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर को हैंडओवर करना चाहते थे तीनों बिल से, जिसको वापस करना पड़ा। लेकिन वहां जो 85% छोटे या मझौले किसान हैं वो तो परेशानी में है। तो उनकी जो परेशानी है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तभी तो हम जो कह सकते हैं कि हमारा जो राम राज्य आएगा, जस्टिस होगा। तो जस्टिस की तरफ जाने के लिए ओपेसिटी को खत्म करके ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत जरूरी है। जी। मैं बस चलते-चलते मेरा एक और चीज़ कही गई कि हमने 50% जो है वो आय बढ़ाई है। मैं नहीं समझ पाया हूँ कि किसकी आय बढ़ी है 50%। वो तो जो आप कह रहे हैं असमानता की वजह से हो जी हाँ। सकता है एक आदमी की बढ़ गई हो, एवरेज में वो 50% सबके ऊपर आ गया हो। लेकिन वो कहे उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि 50% ऑफ आय हमने बढ़ा दी है। वो तो जीडीपी इतना बढ़ गया है ना, रियल टर्म में जीडीपी इतना बढ़ा है। अच्छा, पर ये तो तो उस आंकड़े तो दिखा रहे हैं कि जो किसान है, जो मजदूर है, जो कृषि में है, उसकी आमदनी तो बढ़ी नहीं है, बहुत कम हाँ, बढ़ी है। तो मतलब जो सारा बेनिफिट है, जैसे मैं कह रहा था कि टॉप के 2-4% लोगों के हाथ में चला गया है। जिनका कॉर्पोरेट सेक्टर पे होल्ड तो सिर्फ 0.1% लोगों का है, जो बड़े जी, बड़े जो हैं। और फिर समझिए कि कुछ मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास वाले हैं जिनके शेयर्स वगैरह उनको है, या जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं कुछ फायदा उनको हुआ। पर बाकी सबको तो नुकसान ही हुआ, क्योंकि इन्फ्लेशन भी हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट भी हुआ। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये कहना कि 50% आय बढ़ गई, तो वो तो एग्रीगेट में है। पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो नीचे का तबका है उसको फायदा नहीं हुआ, ऊपर का तबका है वो सारा फायदा ले गया। जी। तो इसलिए विकसित अ, देश बनने के लिए वहां पे भी समानता लाने की जरूरत है। जी, जी। तो साहब बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हो सकता जी है हाँ। कि 1 महीने बाद हम लोग एक बार और फिर बात करें क्योंकि तब तक चुनावी वादे भी आ चुके होंगे। तो वो जी हाँ। चुनाव जी और हाँ। बजट पे कितना सामंजस्य है देखना नहीं, होगा। असल थैंक में यू क्या सो है कि इस समय चुनावी वादे करने की जरूरत नहीं, उन्होंने तो गिना दिया हमने इतना सब किया है जी, ना? तो ठीक, इसलिए ठीक। इलेक्शन तो ऑलरेडी इस बजट में दिख रहा है कि आप मैं शुरू इलेक्शन हो की गया तरफ है। जा रहे हैं। जी हाँ। जा रहा है। जी, जी। जी थैंक यू हाँ। सो अच्छा, मच प्रोफ़ेसर साहब। नमस्ते। बहुत-बहुत धन्यवाद।